पहले नाटो चीफ मार्क रूट और अब यूरोपीय यूनियन। रूस यूक्रेन युद्ध न रोक पाने की खिसियाहट इनके बयानों में दिख रही है। ये भारत, ब्राजील और चीन को सीधे धमकाने पर उतर आए हैं। खासकर अपनी टीस मिटाने के लिए भारत को ही निशाना बना रहे हैं। बयानों से भारत पर दबाव बनाया जा रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले नेटो के चीफ मार्क रूट ने भारत को सैंक्शंस की धमकियां दी, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि ये कोई नई धमकी नहीं है। इससे पहले काटसा की बात करें, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, तो इस तरह की धमकियां भारत को पहले भी मिल चुकी है। और काटसा के तहत जब हम S-400 खरीदे रशिया से एयर डिफेंस सिस्टम्स, तो भी इस तरह की धमकियाँ मिली, लेकिन उसका वेवर में हमको मिल गया एक तरह से, अमेरिकन प्रेसिडेंशियल वेवर, उसको एक स्पेशल केस ट्रीट करके। तो उसके बाद बात आती है जहाँ तक तेल खरीदने का सवाल है, जहाँ तक गैस खरीदने का सवाल है, टर्की जो है वो लार्जेस्ट इंपोर्टर है रशियन ऑयल का, ठीक है। इसके अलावा जो आपका यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन कंट्रीज है खासकर, द गैस लाइन्स आर रनिंग ओवर देयर फ्रॉम रशिया। यूरोपियन यूनियन आज के डेट में, आज की तारीख में एक बहुत बड़ा रूसी गैस का इंपोर्टर है, आयात करने वाला एक ब्लॉक है बहुत बड़ा। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि ब्रिक्स जो समूह है वो आए दिन स्ट्रांग होते जा रहा है। हो सकता है एक वक्त ऐसा आए जब ब्रिक्स का अपना करेंसी, एक डॉलर के रिप्लेसमेंट के हिसाब से एक रिप्लेसमेंट करेंसी जो है ब्रिक्स लॉन्च कर दें अपना, और इससे कहीं ना कहीं अमेरिकन हेजेमोनी दुनिया में जो यूनिपोलरिटी है उसको एक मल्टीपोलरिटी से थ्रेट मिलना शुरू हो जाएगा, जिसमें इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। तो शायद एक कहीं ना कहीं ये अमेरिकन्स के अंदर प्ले करता है, ये हेजेमोनिक जो उनका एक एटीट्यूड है हमेशा पिछले 80 सालों से, वर्ल्ड वॉर II के बाद से ये हेजेमोनी टारगेट हो रहा है। इस वक्त एक मल्टीपोलरिटी की तरफ दुनिया जा रही है। तो इन सब वजह से मार्क रूट का ये स्टेटमेंट जो है ये कहीं ना कहीं सटीक परिप्रेक्ष्य में बैठ जाता है। इसके अलावा जहाँ तक हाई टेक्नोलॉजी का सवाल है, देखिए सीधी सी बात है, जहाँ तक अमेरिकन सैंक्शंस, ब्लैकमेलिंग सैंक्शंस रिजाइन का सवाल है, तो अगर वैसा कुछ हुआ तो उस केस में यूएस के साथ जो हमारे हाई टेक्नोलॉजी कोऑपरेशंस हैं, चाहे वो इसरो का निसार मिशन हो, जिसे नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार कहते हैं, या जो GF414 जेट इंजन्स की बात हो, जहाँ पे अमेरिका ने ये बोला है कि हमारे तेजस मार्क II में जो जेट इंजन्स लगेंगी GF414, उसका फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अमेरिका इंडियन कंपनीज़ को, इंडियन PSUs को देने के लिए, करने के लिए राज़ी है। वो जियोपर्टाइज हो जाएगा। MQ-9 का डील है जो कि बहुत बड़ा नेवल ड्रोन है, प्लस एयरफोर्स का भी काम आ सकता है, MQ-9B प्रीडेटर, वो डील भी कहीं ना कहीं जियोपर्टाइज हो जाएगा। और F-35 लीज करने की बातें चल रही हैं। ये देखिए, जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में देखा कि एक स्टैंड ऑफ रेंज से मारना, एक स्ट्राइक करना, एनिमी को हिट करना, वो सेफ रहता है। लेकिन अगर आप पास करीब फ्लाई करें तो आपके जो एयरक्राफ्ट हैं वो वल्नरेबल हो जाते हैं एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से। तो हमने अपनी टैक्टिक्स बदला। लेकिन अगर हमारे पास स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होता, अगर हमारे पास F-35 या सुखोई 57 या इनफैक्ट जो फ्यूचरिस्टिक AMCA इंडिया का HAL बना रही है, इस तरह का कोई हमारे पास एयरक्राफ्ट होता, तो हमको स्टैंड ऑफ रेंज से मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती, स्ट्राइक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती पाकिस्तान को या जो भी एनिमी कंट्रीज़ हैं। हम पास जाके भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके स्ट्राइक्स क्लोज रेंज पे स्ट्राइक्स कर पाते। तो जहाँ तक हमारे AMCA का सवाल है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, तो अभी 10 हो सकता है 8-10 साल और लगे उसको। अभी प्रोटोटाइप स्टेज में भी नहीं पहुँचा है, R&D स्टेज में है, डिज़ाइन फाइनल हो चुका है उसका। तो हो सकता है कि 2030 के दशक में वो प्रोडक्शन लाइन से बाहर आए। लेकिन तब तक के लिए हम एक स्टॉप गैप मेज़र के हिसाब से, इस तरह की बातें अभी इंडियन स्ट्रेटेजिक एस्टैब्लिशमेंट्स पर चल रही हैं कि एक स्टॉप गैप मेजरमेंट के हिसाब से अमेरिका से F-35 या रशिया से सुखोई 57 का 1 या 2 स्क्वाड्रन जो है उसको लीज पे लिया जाए, एक इंटरिम मेज़र के तौर पे। तो अमेरिका अगर अपने हरकतों से बाज नहीं आया, जिस तरह की धमकियाँ नेटो के सेक्रेटरी ने दिया है, तो ये सारी चीज़ें जियोपर्टाइज हो सकती हैं। और इनफैक्ट इससे फ़ायदा ये होगा कि एक इंडिजिनस पुश इंडिया को मिलेगा, ताकि होम ग्रोन टेक्नोलॉजीज़ और स्वदेशी जो तकनीक्स, इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसको हम डेवलप करने में और हमको उस पर थ्रस्ट मिले। तो इस तरह की चीज़ें पोखरण के टाइम में भी हुआ था, जब 98 में न्यूक्लियर टेस्ट किया था इंडिया ने, तो उसके बाद से सैंक्शंस लग गया था इंडिया के ऊपर, एप्लीकेबल हो गया था।
और बहुत सारे हाई टेक्नोलॉजीज़ जो हमको अमेरिका से नहीं मिले, चाहे वो सुपर कंप्यूटर के पार्ट्स हो, चाहे जेट इंजन के पार्ट्स हो, वो हमने खुद डेवलप करने की कोशिश करी और काफ़ी हद तक हमको सक्सेस भी मिला। और आत्मनिर्भर बनने की तरफ जो हमारा कदम है, खासकर इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ में, वो पोखरण टेस्ट के बाद जो है काफ़ी उसको थ्रस्ट मिला। तो अमेरिका अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो हमको आत्मनिर्भरता की तरफ एक पुश करने में वो मदद देगा कहीं ना कहीं। मतलब अगर इस तरह की हरकतें करेगा, सैंक्शंस एजेंट की बातें करेगा या कोशिश करेगा इम्प्लीमेंट करने की इस तरह की चीज़ें। देखिए, जहाँ तक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का सवाल है, हमारा पहले से ही पोजीशन क्लियर है पिछले 70-75 सालों से कि हम नॉन अलाइनिंग मूवमेंट और हम एक सॉवरेन कंट्री है, हम नॉन अलाइंड है, हम किसी ब्लॉक में या ग्रुप में नहीं जाना चाहते। जयशंकर जी ने सही बोला कि हमें अपना जो नेशनल रिसोर्स है, हम नेशन के जो हमारे पॉपुलेस है उसको देखना पड़ेगा। उसके लिए हमें कहीं से भी तेल या गैस लेना पड़े, कहीं से भी हथियार लेना पड़े, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अमेरिकन्स पाकिस्तानीज़ को एडवांस टेक्नोलॉजी सप्लाई कर चुका है, इससे पहले कर चुके हैं। F-16 की बात करें या साइड वाइंडर मिसाइल्स की बात करें, साइड वाइंडर्स एयर टू एयर मिसाइल्स, इस तरह की घातक हथियार पाकिस्तान को अमेरिका ने पास्ट में कई बार सप्लाई किया हुआ है और वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक थ्रेट बन जाता है। तो हमने तो कभी अमेरिकन्स को ये नहीं बोला कि हमारे ट्रेड इस वजह से जो है अफेक्टेड होंगे आपकी इन हरकतों की वजह से। आपने पाकिस्तान को ऐसे घातक हथियार दिए जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल भी हुआ है, चाहे बालाकोट स्ट्राइक के बाद हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भी जो है उन्होंने इस तरह के अटेम्प्ट उन्होंने लिया है। तो जाहिर सी बात है, इस तरह की चीज़ें तो चल नहीं सकती। अगर वो अपना नेशनल इंटरेस्ट देख रहे हैं, अगर वो अपना आर्मामेंट बेचना चाहते हैं और पाकिस्तान को भी बेच के उनको प्रॉफिट मिल रहा है, और तो हम तो वहाँ पे कुछ खास ऑब्जेक्शन किए नहीं है। तो फिर अमेरिका को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए अगर हम ईरान से गैस लेते हैं या रशिया से हथियार लेते हैं। तो ये एक डबल स्टैंडर्ड है जो पूरी तरीके से नेटो और यूएस का जो एक हेजेमोनिक यूनिपोलरिटी है दुनिया में, उसको एक्सपोज करती है। मेरे ख्याल से ट्रम्प जो है वो एक अनस्टेबल अमेरिका को जन्म दे रहा है और मुझे लगता है कि ट्रम्प के इस पोलराइजेशन टैक्टिक्स और प्रोटेक्शनिज्म की वजह से कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर भी एक दरार पैदा होगी, जहाँ पे लिबरल और अल्ट्रा कंजर्वेटिव कैंप्स दो भागों में पूरी तरीके से बढ़ जाएंगी और एक हेट्रेड पैदा होगा। एंड एज यू कैन सी, आप देख चुके हैं कि 2017 के बाद से, इनफैक्ट जब से ट्रम्प का फर्स्ट प्रेसिडेंसी के टाइम से ही, वी सॉ अ वेरी डिवाइडेड अमेरिका, एक ऐसा अमेरिका जो आपस में काफ़ी बटा हुआ है, डेमोक्रेट्स वर्सेस रिपब्लिकन्स। इनफैक्ट रिपब्लिकन्स के अंदर भी जो अल्ट्रा राइट का एक फ्रेगमेंटेशन हो गया है, एक सेगमेंट है जो काफ़ी एक हार्ड राइट है और एक लिबरल राइट है। तो जाहिर सी बात है, ये यूएस के लिए भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है इस तरह का पोजीशंस, इस तरह का फ्लक्चुएटिंग पोजीशंस, जो 6 महीने पहले कुछ और बोलते थे और आज वो कुछ और कहते हैं। इससे अमेरिका का जो पूरी दुनिया में एक छवि है उसको कहीं ना कहीं एक ठेस पहुंचता है, उसकी छवि खराब होती है। तो उम्मीद है कि उस तरह की नौबत नहीं आएगी कि हम एक अनस्टेबल पार्टनर का साथ छोड़ने में मजबूर हो जाएं, या हमें क्वाड मेकानिज़म को रिथिंक करना पड़े, या जो मालाबार एक्सरसाइज हम करते हैं जापान और यूएस के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, उस पे जो है कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़े। और अगर ऐसा हुआ तो जाहिर सी बात है, जो अमेरिका का इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है, चाइना के कंटेनमेंट करने का, चाइना को कंटेन करने का कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी चाइना के खिलाफ, वो स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं ठीक से काम नहीं कर पाएगी अगर भारत का उसका साथ नहीं मिला तो। मेरा मानना है कि इस तरह की जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ किसी भी इनकम्बेंट गवर्नमेंट को नहीं जाना चाहिए, और ख़ासकर वाशिंगटन डीसी या ब्रसल्स से, नेटो हेडक्वार्टर से इस तरह के सिग्नल्स नहीं आने चाहिए। धन्यवाद।